हेलो एचटेट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पार्ट 3 तक अपना हो चुका था। मैं एचटेट 2024 का पीवाईक्यू सोल्व करवा रही हूँ और इसका एग्ज़ाम जुलाई 2025 में हुआ है, लेकिन ये एचटेट 2024 वाला ही था और पीजीटी बायोलॉजी है मेरा सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, 150 में से 60 क्वेश्चन अपने बायोलॉजी के होते हैं। तो मैं यहाँ बायोलॉजी के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी और ये एग्ज़ाम एनसीईआरटी बेस्ड होता है। ठीक है, 11th-12th का एनसीईआरटी से मेजर पोर्शन जो आता है इसका, तो ये उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली सीरीज़ जो एनसीईआरटी बेस्ड है, जैसे केवीएस है, DSSS है, एनवीएस है। ठीक है, अगर आप इसके एचटेट के साथ इन सब की तैयारी भी कर रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अभी मैं ना DSSS पीजीटी बायोलॉजी का पेपर सोल्व करा रही थी, तो मैंने देखा कि भाई जो एचटेट में क्वेश्चन है ना, जो कॉन्सेप्ट हैं वो वहाँ भी हैं। तो भाई सिमिलरिटी इसलिए है क्योंकि वो भी एनसीईआरटी बेस्ड है और ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना 21वां क्वेश्चन है। 120 तक अपने क्वेश्चन हो चुके थे, 90 से 120 अपने क्वेश्चन हो चुके थे। 121वां क्वेश्चन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डेरिवेटिव ऑफ। तो प्रोस्टाग्लैंडिन किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर आएगा फैटी एसिड से बने होते हैं। और बाकी ऑप्शंस है अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। इनको भी अब देख लेंगे हम कि इनसे कौन कौन से हार्मोन बने होते हैं। पहले तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को देखो। प्रोस्टाग्लैंडिन्स और फिजियोलॉजिकली एक्टिव लिपिड मॉलिक्यूल है। अगर लिपिड वर्ड आ गया ना, तो अपने को पता चल गया भाई लिपिड के डेरिवेटिव हैं। और ये होते हैं डेरिवेटिव ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो और कौन सा फैटी एसिड इसमें ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है? वो है अरेकिडोनिक एसिड। ठीक है, अरेकिडोनिक एसिड एक फैटी एसिड है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और इसके अंदर 20 कार्बन होते हैं। ठीक है, ये अपने प्रोस्टाग्लैंडिन्स की का देख लिया। और प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल हार्मोन की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये 3-4 लाइन है, ये मैं इम्पोर्टेंट मुझे लगी तो मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, और ज़्यादा मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बस जो इम्पोर्टेंट लगा वो वही मैं यहाँ उठा के लाई हूँ। ठीक है, फिर है अपना नेक्स्ट अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। अमीनो एसिड से कौन कौन से हार्मोन डेरिवेटिव होते हैं, कौन कौन से हार्मोन का प्रिकर्सर है अमीनो एसिड? तो सबसे पहले देखते हैं टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन से कौन कौन से हार्मोन बने होते हैं? तो इससे बने हैं थायरोक्सिन जो कि T4 है, एंड ट्राई आइडोथायरोनिन जो कि T3 है। ठीक है, 2 हार्मोन तो ये हो गए। तीसरा है एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, इनको एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन भी बोलते हैं। तो ये चारों हार्मोन जो है ना, वो टायरोसिन के डेरिवेटिव हैं। आपको ये चीज़ याद ही करनी है, 3-4 बार रिवाइज करो, कितनी बार भी रिवाइज करो। ये ना समझाने की चीज़ नहीं है, ये याद करने की चीज़ है। मैं ये बता सकती हूँ कि अमीनो एसिड से डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, लेकिन याद आपको ही करना पड़ेगा। अब की बार तो फैटी एसिड डेरिवेटिव पूछ लिया, क्या पता अगली बार अमीनो एसिड या प्रोटीन के डेरिवेटिव पूछ लें। तो हर एक ऑप्शन को भी एनालाइज करते हुए चल लें कि कहीं कुछ छूट ना जाए बस। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन कौन कौन से हार्मोन का डेरिवेटिव है? एक तो मेलाटोनिन और एक सीरोटोनिन। इन 2 हार्मोन का प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्टिडिन। हिस्टिडिन किसका प्रिकर्सर है? हिस्टामाइन का प्रिकर्सर है। ठीक है, फिर आते हैं अपन नेक्स्ट प्रोटीन डेरिवेटिव हार्मोन्स। प्रोटीनियस हार्मोन तो भाई बहुत सारे होते हैं प्रोटीन के डेरिवेटिव। जो भी जितने भी पिट्यूटरी हार्मोन है ना, जितने भी ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं ना, पिट्यूटरी हार्मोन, ये सब प्रोटीन के डेरिवेटिव है। जितने भी रिलीजिंग हार्मोन है ना, जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, वो सब प्रोटीन हार्मोन है। और इसके अलावा पैनक्रियाज के हार्मोन जो कि ग्लूकागोन और इंसुलिन वगैरह हैं, ये पैनक्रियाज के हार्मोन है, ये भी प्रोटीन डेरिवेटिव हैं। PTH यानी पैराथोरेसिक हार्मोन, प्रोथोरेसिक हार्मोन, ये भी जो है प्रोटीन का डेरिवेटिव है। ठीक है, फिर है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, और PTH पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, ये कैल्सिटोनिन अपना थायराइड से रिलीज है। तो थायराइड के अपन ने पहले हार्मोन देखे, थायरोक्सिन वगैरह, वो सब तो अमीनो एसिड से डेरिवेटिव है, लेकिन जो एक कैल्सिटोनिन है ना, ये प्रोटीन डेरिवेटिव है। ठीक है, तो आपको ये प्रोटीन के हार्मोन समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट
ट्रू फॉर ऑल साइनोबैक्टीरिया। अब ये देखो भाई, ये मेरे ही एग्जाम से मैं सोल्व करा रही हूँ। ये पेज है ना चिपका हुआ था, जब मैंने यहाँ से हटाया ना तो ये ऑल कट गया इसका, तो मैंने ऑल पे ध्यान ही नहीं दिया। वैसे थोड़ा सा दिख रहा है, बट एग्जाम में क्या है कि अपन जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया ये ऑल लिखा हुआ है, इस वजह से ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो ध्यान से हटाना है जब भी आपका पेज कोई चिपका मिले। अब ठीक है, तो इसमें पूछा है ऑल साइनोबैक्टीरिया के लिए कौन सा फैक्ट गलत है। ठीक है, तो ऑल वाला वर्ड अपना हाईलाइट कर लेना पहले ही, अगर आपको ऐसा कोई कीवर्ड मिले तो पहला ऑप्शन, दे हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब मैंने तो देखा कि भाई हाँ भाई साइनोबैक्टीरिया तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है, लेकिन यहाँ पर ऑल साइनोबैक्टीरिया के लिए पूछा है, तो क्या सभी साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं? नहीं, सभी साइनोबैक्टीरिया नहीं करते, कुछ एक करते, जैसे नोस्टोक है, एनाबिना है, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सभी नहीं करते। तो यही फैक्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सभी के लिए पूछा है। ठीक है, फिर सेकंड, दे लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। अब देखिए, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये किंगडम मोनेरा में आते हैं। जो अपने साइनोबैक्टीरिया है ना, ये मोनेरा किंगडम में आते हैं, और मोनेरा के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, वो अब्सेंट होता है। तो ये सभी साइनोबैक्टीरिया के लिए ठीक है। ओके, और थर्ड है, दे कंटेन क्लोरोफिल ए। हाँ भाई, जो ये साइनोबैक्टीरिया ये ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये क्लोरोफिल ए कंटेन करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। फोर्थ है, देयर सेल वॉल इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। हाँ भाई, ये भी बात बिल्कुल सही है, इनकी जो सेल वॉल है ना, वो ट्रू प्लांट्स की तरह सेलुलोज से बनी हुई नहीं होती, बल्कि क्योंकि ये मोनेरा से बिलोंग करते हैं, ये प्रोकैरियोट्स हैं, तो ये पेप्टिडोग्लाइकन वगैरह से बनी होती है इनकी सेल। आई होप मैंने ये क्वेश्चन समझा दिया है, और इसका फर्स्ट ही गलत हो जाएगा कि सभी जो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, वो सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, जबकि सच ये है कि सभी नहीं करती, कुछ एक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, तो अपना आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मैंने समझा रखा है भाई, जो भी मैंने बात अभी बताई है ना कि भाई किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, पेप्टिडोग्लाइकन को ही म्यूरिन बोला जाता है, और म्यूसिलेजिनस शीट, इससे इनकी सेल वॉल बनी होती है। लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है कि हाँ, क्वेश्चन में भी यही कह रखा है कि सेलुलोज से बनी हुई नहीं होती है, तो ये बात सच है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूसिलेज से बनी हुई होती है उनकी सेल वॉल। फिर है क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइराइथ्रिन एंड कैरोटिनॉइड्स, ये सब इसके पिगमेंट होते हैं। तो क्लोरोफिल ए के बारे में तो इसमें मेंशन कर रखा है, ये बाकी सारे पिगमेंट्स मैंने ऐड कर दिए कि कहीं आगे इसके बारे में पूछा जाए, तो इसीलिए मैंने क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन, फाइकोइराइथ्रिन और कैरोटिनॉइड्स मैंने ऐड कर दिया है। ओके, फिर है फोटोसिंथेसिस। तो भाई ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, ऑटोट्रोफ्स होती हैं ये। और रिजर्व फूड इनके अंदर साइनोफाइसियन स्टार्च होता है। ये आप कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है, और साइनोफाइसियन इनके स्टार्च इनके अंदर रिजर्व फूड है। आई होप मैंने ये क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़े और फैक्ट्स भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर सिर्फ बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन वगैरह देखा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं होता है। फिर है ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, फिर स्पेशलाइज सेल होती है इसके अंदर, हिटेरोसिस्ट इसके अंदर स्पेशलाइज सेल होती हैं, और हिटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मोस्टली एक्वेटिक हैं, और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा स्पीसीज इसकी एक्वेटिक होती हैं, पानी में रहते हैं यानी। सम प्रोड्यूस टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं ये, और एल्गल ब्लूम के लिए भी ये एल्गल ब्लूम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और साइनोबैक्टीरिया एल्गल ब्लूम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब अपना 123वां क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल डज द पेयर सेंट्रियोल रेप्लिकेट इनटू 2 पेयर्स। अब भाई चाहे सेंट्रियोल की बात आए चाहे डीएनए की बात आए, रेप्लिकेशन तो भाई एस फेज में ही होता है। ठीक है, एस फेज, सेल साइकिल के एस फेज में सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, अब कुछ और बातें भी मैंने इसमें ऐड की हैं, ये देखते हैं उनके बारे में। सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है,
फाउंड इन एनिमल्स ओनली। जो सेंट्रियोल होता है ना वो सिर्फ एनिमल्स में ही मिलता है, प्लांट्स में ये अब्सेंट होता है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं सेंट्रियोल। इम्पोर्टेंट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है सेल साइकिल के दौरान, जिसकी वजह से जो क्रोमेटिड्स हैं वो अलग होती हैं, तो स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सीलिया और फ्लैजिला के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये सेंट्रियोल इन सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। डिसाइड एक्सिस ऑफ सेल डिवीज़न, पोलैरिटी डिसाइड करते हैं, सेल डिवीज़न का एक्सिस डिसाइड करते हैं। और 9+0 पैटर्न हो रहा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 9+0 होता है सेंट्रियोल के अंदर और 9+2 होता है सीलिया एंड फ्लैजिला के अंदर। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर होती है सेंट्रियोल की। नेक्स्ट है 124वां क्वेश्चन, इन ह्यूमन आई विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिंग मीडिया। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, पहला है आइरिस, दूसरा है एक्वस ह्यूमर, तीसरा है विट्रस ह्यूमर और चौथा है लेंस। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि भाई रिफ्रैक्टिव मीडिया की तरह एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर और लेंस काम करता है, आइरिस नहीं। आइए मैं इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। रिफ्रैक्टिव मीडिया होते क्या हैं? दीज आर द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स थ्रू विच लाइट पासिस एंड गेट्स बेंट। लाइट बेंड हो जाती है यानी रिफ्रैक्टेड हो जाती है बिफोर फोकसिंग ऑन द रेटिना। रेटिना पे फोकस करने से पहले लाइट इनके अंदर से पास करती है और बेंड हो जाती है यानी रिफ्रैक्टिव हो जाती है, ताकि जो इमेज है ना रेटिना के ऊपर वो क्लियर बने। ठीक है, इसका मैं छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे अपन ग्लास में पानी और उसमें हम पेंसिल रखते हैं ना, तो वो पेंसिल हमें बेंड दिखाई देती है। ठीक है, वो रिफ्रैक्शन का ही एग्जांपल है। ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है, एंटर करती है, तो रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये थोड़ा आप डीप में पढ़ लेना इसको, मैंने बस यहाँ थोड़ा समझाने के लिए बताया है। दे डायरेक्ट एंड कन्वर्ज लाइट रेज सो दैट ए क्लियर इमेज फॉर्म्स ऑन रेटिना। यहाँ से एक और बात क्लियर होगी, जो इमेज फॉर्मेशन है ना वो रेटिना पे होती है, मतलब रेटिना पे इमेज बनती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस एंड विट्रस ह्यूमर। ये सब तो है रिफ्रैक्टिव मीडिया। ठीक है, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस, विट्रस ह्यूमर ये कॉर्निया है। और नॉन रिफ्रैक्टिव मीडिया है आइरिस प्यूपिल और रेटिना, ये सब नॉन रिफ्रैक्टिव मीडिया है। ठीक है, आई होप मैंने ये क्लियर कर दिया है। और सेंसरी ऑर्गन में हम मेनली ईयर और आई पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ईयर और आई दोनों से क्वेश्चन आता है। अब की बार आई से आ गया, क्या पता नेक्स्ट टाइम ईयर से आ जाए। ठीक है, तो अपने ईयर और आई क्लियर कर लेना भाई, अपने नहीं मतलब वो उसके टॉपिक क्लियर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चूज़ द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है कॉमन कोल्ड, जो कि होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। भाई ये वाली स्टेटमेंट गलत है। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा न्यूमोनिया कोज करता है। तो पहला ही अपना इनकरेक्ट हो गया, तो पहला ही अपना को आंसर मिल गया। बाकी भी देखते हैं। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। ठीक है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया। रिंग वॉर्म होता है माइक्रोस्पोरम से। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में है ये, ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में है, सॉरी। ठीक है, और फोर्थ है लिम्फेंटियासिस, ये व्यूचरेरिया से होता है। बिल्कुल सही बात है। जो ये है ना व्यूचरेरिया, ये निमेटोड है, एस्केल हेलमिंथिस है, ये एक वोम है। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि कॉमन कोल्ड होता है राइनोवायरस से, रिंगवॉर्म होता है माइक्रोस्पोरम से, माइक्रोस्पोरम एक फंगस है। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। एलिफेंटियासिस होता है व्यूचरेरिया से, जो कि एक निमेटोडा है, निमेट हेलमिंथिस भी बोल देते हैं और एस्केल हेलमिंथिस भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक वाटर फीवर इज कॉज्ड बाय। तो ब्लैक वाटर फीवर होता है अपना प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। ठीक है, ये याद करने का ही है। और इसकी जो बाकी स्पीसीज़ है ना प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम ओवेल, पी वाइवेक्स एंड पी मलेरिया, इसके बारे में भी बता देती हूँ मैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ना, ये बिनाइन टर्शियन मलेरिया कोज करता है। टर्शियन का मतलब है एवरी 48 आवर्स के बाद फीवर आता है, यानी थर्ड डे फीवर आता है।
जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है ना, वो क्वार्टन मलेरिया कोज करता है, यानी एवरी 4th डे फीवर आता है, यानी 72 आवर्स के बाद फीवर आता है। प्लाज्मोडियम ओवेल है ना, माइल्ड टर्शियन मलेरिया है, इसे बहुत हल्का फुल्का बुखार चढ़ता है, इसे ये ज़्यादा डेंजरस नहीं है। लेकिन जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है ना, ये मैलिग्नेंट मलेरिया है, ये इससे ये मतलब फैटल भी हो सकता है, इसकी वजह से किसी इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको ब्लैक वाटर फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता दूँ, ये क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आया भाई। मैंने इपिक्राइन ग्लैंड तो पढ़ा ही नहीं है। मैंने गूगल भी किया, इपिक्राइन एक जगह तो बता रहे हैं कि भाई स्वेट ग्लैंड को ही बोलते हैं इपिक्राइन ग्लैंड। ठीक है, लेकिन मैंने ना जैसे क्वेश्चन में भी लिख रखा है होलोक्राइन, मीरोक्राइन और होलोक्राइन, मीरोक्राइन और एक और मैंने लिखा था, मैं खुद भूल गई। तो ये होते हैं इसके टाइप, लेकिन यहाँ पे इपिक्राइन बोल रखा है। इपिक्राइन का मेरे को समझ नहीं आया, तो इसके एग्जांपल दे रखे स्वेट ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड और सिबेसियस ग्लैंड। तो इसका आंसर दे रखा है स्टेट वालों ने डी, जो कि सी एंड डी बता रखे कि मेमरी ग्लैंड और सिबेसियस ग्लैंड ये दोनों ही एग्जांपल नहीं है इपिक्राइन ग्लैंड के। हाँ, वो एपोक्राइन ग्लैंड है, सॉरी। ठीक है, होलोक्राइन, मीरोक्राइन और एपोक्राइन ग्लैंड के बारे में बता रखा है। और मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता भाई, सही बता रही हूँ। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि इपिक्राइन मैंने पढ़ा ही नहीं है, या फिर इसका अगर बोनस मिलता है तो आई विल लेट यू नो। ठीक है, तो अभी के लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। 128वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। पहला है ये भाई फिश कल्चर से आया है, एक्वाकल्चर से ये क्वेश्चन आया है, फिशरी का पार्ट है। द कल्चरेबल फिश शुड बी हर्बीवोरस इन नेचर। अपन को रॉन्ग बतानी है, लेकिन इसमें फर्स्ट कह रहा है कि जो अपन फिश कल्चर कर रहे हैं ना, वो हर्बीवोरस होनी चाहिए नेचर में, यानी एल्गी प्लांट्स वगैरह सब कुछ खाती हो। तो ये बात सही है, क्योंकि जो प्लांट्स वगैरह है ना, वो चीप फूड है। ठीक है, और जो अगर वो कार्निवोर है ना, तो हमें उसके लिए जो मीट वगैरह लाना पड़ेगा, वो थोड़ा महंगा भी होता है। और अगर वो कार्निवोर है ना, तो इसके भी तो चांसेस हैं कि वो अदर स्मॉल फिशेस को खा जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट अपना बिल्कुल सही है कि भाई वो हर्बीवोरस होनी चाहिए। सेकंड है द कल्चरेबल फिश शुड बी फास्ट ग्रोइंग। यस, द कल्चरेबल फिश शुड बी फास्ट ग्रोइंग, बिकॉज तभी तो वो मार्केटेबल जो साइज़ है वो गेन करेगी, जल्दी जल्दी बड़ी होएगी, तभी तो जो उसका कल्चर करे, जो फिशरी कर रहे हैं, तभी तो वो उसको बेच पाएंगे, तभी तो उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो सेकंड भी बिल्कुल सही है। थर्ड है द कल्चरेबल फिश शुड नॉट बी अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल का मतलब पता है क्या होता है? जो खाने योग्य ना हो, जिसमें कोई टेस्ट ना हो, जिसको हम खा नहीं सकते। तो भाई ऐसी फिश कल्चर करके करेंगे भी क्या अगर वो अनपैलेटेबल है? ठीक है, तो शुड नॉट बी अनपैलेटेबल, बल्कि यानी पैलेटेबल होनी चाहिए, यानी खाने योग्य होनी चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट भी अपनी बिल्कुल सही है। फोर्थ है द कल्चरेबल फिश शुड नॉट बी प्रोलिफिक ब्रीडर। ये बात गलत है। क्यों भाई? देखिए, पहले प्रोलिफिक ब्रीडर का मतलब समझिए। इसका मतलब है कि एक ही ब्रीडिंग सीजन में खूब सारे ऑफस्प्रिंग को जन्म देना। तो ये तो इसके लिए अच्छी बात होगी ना, अगर कोई कल्चर कर रहा है, उसकी फिश एक ही ब्रीडिंग सीजन में खूब सारे ऑफस्प्रिंग, खूब सारी प्रोजेनी को बर्थ दे रही है। तो लेकिन यहाँ पर तो इस चीज़ को गलत बताया है, तो अपना फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है कि भाई हर्बीवोरस क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इजीली फेड कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं। लो रिस्क ऑफ कैनाबिलिज्म होता है, यानी अपनी स्पीशीज़ को खा जाने का रिस्क कम हो जाता है इससे। फास्ट ग्रोथ रेट क्यों होना चाहिए? क्योंकि मार्केटेबल साइज़ हमें जल्दी गेन हो जाता है। प्रोलिफिक फीडर क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि भाई जल्दी जल्दी हमें एक ही ब्रीडिंग सीजन में खूब सारी ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, तो प्रोलिफिक ब्रीडर तो होना चाहिए। तो इसलिए अपना फोर्थ ऑप्शन गलत था, वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि प्रोलिफिक ब्रीडर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। नेक्स्ट है 129वां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्पेरेजिलस नाइगर। नहीं भाई, ये गलत है। एसिटोबैक्टर एसिटाई से प्रोड्यूस होता है। एस्पेरजिलस नाइगर तो एक फंगस है, लेकिन एसिटिक एसिड हमें एक बैक्टीरिया से मिलता है। आगे मैं एक्सप्लेन भी करूँगी अच्छे से।
सेकंड ऑप्शन स्टेटिन्स आर प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकोकस, नहीं भाई ये भी गलत है। थर्ड है साइक्लोस्पोरिन इज प्रोड्यूस बाय ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ये वाली बिल्कुल सही है। ये मैंने इसलिए ऐसे याद किया था भी साइक्लोस्पोरिन और यहाँ पे स्पोरम आ रहा है, तो ये दोनों मैच हो रहे थे, तो मैंने इसलिए इसको याद कर रखा है। आप भी ये तरीका अपना सकते हो, लेकिन अगर आपके पास और कोई निमोनिक आपने याद कर रखा है तो आप उससे याद कीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं सबका याद करने का तरीका एक ही हो, बट क्वेश्चन सही होना चाहिए, वो आप याद चाहे किसी भी तरह से करो। फोर्थ है यीस्ट इज यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब भाई यीस्ट कोई लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे तो भाई लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन भी अपना गलत हो गया, तो यहाँ पर अपना थर्ड ऑप्शन सही है। चलती भैया आंसर पे चलते। एसिटिक एसिड प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई और क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम, ठीक है। ये दो बैक्टीरिया एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड है सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस, उस फंगस का नाम है एस्परजिलस नाइगर। सिट्रिक एसिड एक फंगस प्रोड्यूस करता है, एसिटिक एसिड एक माइक्रोब यानी बैक्टीरिया, एसिटिक एसिड एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड बाई लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस करता है। फिर स्टेटिन्स बाई फंगस, ये स्पेलिंग गलत लिखी गई भाई, सॉरी इसके लिए। स्टेटिन बाई फंगस, कौन सी फंगस? मोनास्कस परप्यूरियस, ठीक है। और यीस्ट प्रोड्यूस करता है इथेनॉल और ब्रेड, ठीक है। और वहाँ पर बता रखी थी क्वेश्चन में कि यीस्ट लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, तो वो गलत था। तो आई होप आपको आंसर मिल गया है। थर्ड ऑप्शन इसका सही है, साइक्लोस्पोरिन इज प्रोड्यूस बाय ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, और बाकी के जो ऑप्शन है वो गलत है। तो अपने को करेक्ट चूज़ करना था, इसलिए अपन ने थर्ड चूज़ कर लिया। नेक्स्ट चलते 130 का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ओस्टिक थाइज विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो। भाई ओस्टिक थीज और कॉन्ड्रिक्थिस ये दो है ना, इनमें से तो भाई हर जगह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये तो आप इसका डिफरेंस तो आप ज़रूर ही करके जाना, ठीक है। ओस्टिक थीस और कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है। तो पहला देखते हैं, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट। हाँ भाई ओस्टिक थीस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। विथ सेकेंड है, दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाई एन ओपरकुलम ऑन ईच अदर। हाँ भाई ओपरकुलम से कवर होते हैं भाई, ये जो इनका गिल कवर है ना उसको ओपरकुलम बोला जाता है, और इनके पास गिल कवर होता है, यानी ओपरकुलम ओस्टिक थीस के पास होता है, ठीक है। तो सेकंड भी ठीक हो गया। अब थर्ड है, प्लेकोइड स्केल आर प्रेजेंट ऑन स्किन, ये गलत है भाई। प्लेकोइड स्केल नहीं होते भाई, साइक्लोइड टीनोइड स्केल होते हैं इसके अंदर, प्लेकोइड स्केल नहीं होते ओस्टिक थीस के अंदर। तो अपना थर्ड गलत हो गया। तो अपने से यहाँ पे करेक्ट पूछा था, तो अपना ए और बी करेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा मैंने एक्सप्लेन भी किया है कॉन्ड्रिक्थिस एंड ओस्टिक थीस को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला कॉन्ड्रिक्थिस का डिफरेंस ये है कि कॉन्ड्रिक्थिस में तो एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, लेकिन ओस्टिक थीस में बोन का बना होता है। सेकंड डिफरेंस है, इसका स्केल होता है प्लेकोइड और इसका होता है साइक्लोइड या टिनोइड स्केल होते हैं ओस्टिक थीस में। और अपने क्वेश्चन में दे रखा है कि ओस्टिक थीस के पास प्लेकोइड स्केल होते हैं, जबकि वो गलत है, ठीक है। इसलिए हमने उसको चूज़ नहीं किया। फिर है ओपरकुलम एब्सेंट होता है इसके अंदर, ओपरकुलम यानी गिल कवर, और गिल कवर एब्सेंट है तो इसके गिल एक्सपोज्ड होते हैं कॉन्ड्रिक्थिस में, और ओस्टिक थीस में प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने एक ही जगह कर रखे सारे डिफरेंस, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट है स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है इसके अंदर, ओस्टिक थीस के अंदर प्रेजेंट होता है। कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओस्टिक थीस के अंदर एक्सटर्नल होता है। कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर जो कोडल फिन है वो हिट्रो सर्कल होता है, ओस्टिक थीस के अंदर होमो सर्कल होता है। एक मिनट जो कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर नोटोकोड परसिस्टेंट होती है, यानी लाइफ टाइम के लिए प्रेजेंट होती है, लेकिन ओस्टिक थीस के अंदर ये वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, ठीक है। कोडल फिल इंट्रो सर्कल, ये भी दोबारा लिखा गया मेरे से, ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन जो है वो वीवी पैरस होता है, लेकिन ओस्टिक थीस के अंदर ओवी पैरस होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखना शायद मैं भूल गई।
नेक्स्ट है कॉन्ट्रिक्थीज के एग्जांपल दे रखे हैं, शार्क, रेस एंड डॉग फिश। और स्टिकथीज के एग्जांपल है रोहू, कातला एंड सालमोन। तो भाई आज मैं इतना ही करा पाऊँगी, मुझे थोड़ा कफ हो रहा है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी। 130 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं, 150 तक हैं जो अपने 2024 के PYQ हैं, वो 150 तक हैं। तो 20 क्वेश्चन और रहते हैं, वो एक नेक्स्ट पार्ट में मैं करा दूँगी। तो आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और STET की KVS DSSS अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा NCERT बेस्ड है। और मैं बहुत जल्द, जब STET का रिज़ल्ट आ जाएगा तो मैं बहुत जल्द आपको अपना रिज़ल्ट आपके सबके सामने रखूँगी। मेरे बायोलॉजी में कितने मार्क्स बने हैं, बायोलॉजी का ही मेन है मेरे लिए, क्योंकि मैंने उसी की तैयारी की थी। ठीक है, तो मैं पूरा रिज़ल्ट रखूँगी आपके सबके सामने, मार्कशीट मैं अपनी पूरी दिखाऊँगी आप सबको। ठीक है, और शायद उसके बाद ही आप मुझ पर ट्रस्ट कर पाओगे कि मैं अच्छी तैयारी करा सकती हूँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लेना भाई सारे चैनल को। थैंक यू।